मानव जीनोम परियोजना यानी एचजीपी का उपयोग, यानी कि ये इस परियोजना से हमें जो भी जानकारियां मिली, जो भी टेक्निक हम डेवलप किए, उसका उपयोग हम कहाँ किए और उसके लिए फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं। तो इससे जो भी जानकारी मिली, तो सबसे पहले तो हमें ह्यूमन जीन को या ह्यूमन जीनोम को समझने में मदद मिला, जिसमें जो है यह पता चला कि लगभग 1200 ऐसे जीन हैं जो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑर्डर्स, यानी डिजीज, डिसऑर्डर्स या डिजीज हम कहते हैं, डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन ह्यूमन। ठीक है, अब अगर ये चीज हमें कॉज पता चल गया, तो इससे जो है ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर, जो कि जीन द्वारा कॉज किए जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर, डायबिटीज, ठीक है, इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे अल्जाइमर हो गया, डायबिटीज आप तो समझते हैं, शुगर की बीमारी हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं, या मधुमेह कहा जाता है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट से संबंधित जो बीमारियां थी। इसके अलावा सबसे ज्यादा कैंसर को ट्रीट करने में मदद मिला हमें जीनोम से प्राप्त, एचजीपी से प्राप्त जानकारियों की, क्योंकि कैंसर जो होता है, यहाँ डायबिटीज में भी देखें तो जिनमें इंसुलिन नहीं बनता है, एक्चुअली में क्या है, वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन को बनाने वाला जीन अगर एक्टिव नहीं रह पाता है, नहीं बना पाता है, तभी तो डायबिटीज उसको होता है। और या फिर कैंसर्स आर कॉज बाय ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स मतलब कि वो ऐसे जीन होते हैं जो सेल में कंट्रोल ग्रोथ होता है उसको रोक देते हैं, यानी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो उसको भी समझने और उसको जो है पता करने में मदद मिला। इसके अलावा जो है ग्रुप ऑफ जीन्स का भी कार्य, जैसे किसी एक टिश्यू में कोई अगर कैंसर क्या, ट्यूमर फॉर्मेशन, ठीक है, ट्यूमर फॉर्मेशन। अब अगर ट्यूमर फॉर्म होता है तो वह किसी एक जीन की वजह से नहीं होता है, वेरियस जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। तो ये चीज पता करने के लिए हमें उन सभी जीन्स के बारे में जानना जरूरी था। इस वजह से अब जो है कैंसर के क्षेत्र में या कैंसर के संबंध में जो है बहुत सारा ट्रीटमेंट आ गया है और उस पर काफी इफेक्टिवली जो है वर्क भी कर रहा है। इसके अलावा जो है इसका उपयोग हम लोग जो है, चूंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के बाद बहुत सारे जीवों के जीन को भी सीक्वेंसिंग किया गया और उसके जो है फंक्शंस वगैरह के बारे में जाना गया, और यह भी जो है जाना गया कि किस तरह से हम उसका उपयोग अपने लिए या मानव कल्याण हेतु या जीवों के कल्याण हेतु कर सकते हैं। तो उसमें भी इसका उपयोग, इस इंफॉर्मेशन का या इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद जो आता है इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है फ्यूचर चैलेंज की हम बात करते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि चूंकि इसके द्वारा हम इतने सक्षम हो गए कि हम किसी जीव के जीन को रिप्लेस कर सकते थे या उसे आइडेंटिफाई करके हटा सकते थे या उसमें कुछ ऐड कर सकते थे। अब ऐसी स्थिति में जो ह्यूमन क्लोनिंग मतलब होता है कि एक व्यक्ति के किसी एक सेल से, अगर वो सेल हमें कहीं प्राप्त हो जाए तो उस सेल से हम उस कंप्लीट ह्यूमन को जो है डेवलप कर सकते हैं, जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली यानी आनुवांशिक रूप से भी और बाह्य रूप से बिल्कुल जो है आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल मतलब होता है कि आप उसमें कोई भिन्नता फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, आप उसमें कोई अंतर नहीं पाए। जैसे मेरे ही अगर एक सेल से क्लोनिंग की गई और क्लोनिंग करके एक ह्यूमन डेवलप कर दिया गया, तो वैसी स्थिति में मुझ में और उस क्लोन पर्सन में कोई भी अंतर नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है टू स्टॉप ह्यूमन क्लोनिंग, कि ह्यूमन क्लोनिंग हम नहीं कर पाए, जिससे कि
बहुत बड़ी समस्या जो है, जो लास्ट पॉइंट हम लोग देखे कि सोशल, इथिकल और लीगल कंसर्न जो भी है एचजीपी से लेकर के, उसको सॉल्व करने के लिए भी कमेटी बनाई गई। तो उसी को जो है इफेक्टिवली लागू करना, और ह्यूमन क्लोनिंग या किसी भी जीव की क्लोनिंग जो है, जो बहुत जरूरी नहीं है, या फिर ह्यूमन वेलफेयर में या फिर अर्थ वेलफेयर हम कहें कि पृथ्वी के भविष्य के लिए भी जो सही नहीं हो, उसको रोकना जो है काफी बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा एक और चैलेंज, ये तो नेगेटिव चैलेंज हो गया कि हम इसका जो है नेगेटिव यूज रोक सके, एक जो है इसका पॉजिटिव चैलेंज है कि हम इससे प्राप्त, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो भी जानकारियां मिली, जो भी हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किए, उस डेवलपमेंट को, उस टेक्निक्स को, उस टूल को और ज्यादा डेवलप करें, जिससे कि हम आगे चल करके पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी जीव हैं उनकी सीक्वेंसिंग कर सकें और उनके जो है जीन स्ट्रक्चर को समझ सकें। इसके अलावा जो है उनमें वेरिएशंस को समझ सकें, यहाँ तक कि इवोल्यूशन प्रोसेस को समझ सकें। इसके अलावा जो फ्यूचर में जो चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि जो पीछे से परिवर्तन होता आया है, उसका एक जो है अध्ययन करके, उसको स्टडी करके और आगे क्या हो सकता है उसके संबंध में हम एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और जो है एक बेहतर जो है कल बायोलॉजी के क्षेत्र में एक बेहतर कल डेवलप कर सकते हैं, नए तरह के जीव को डेवलप कर सकते हैं, नए तरह के वेरिएशन डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि चेंज इन्वायरमेंट में भी वह जीव या जो भी जीव हम चाहते हैं वो, या फिर जितने भी जीव अभी अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे सदा के लिए, हमेशा के लिए अवेलेबल रहे। तो दो चैलेंजेस, पहला कि क्लोनिंग यानी इसका जो है मिसयूज रोकना, और दूसरा कि इसको आगे बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा चुनौती है, जिससे कि यह ह्यूमन और कुछ जीवों तक जो अभी सीमित है, ये आगे चल करके लगभग सभी जीवों पर लागू हो सके, या सभी जीवों के बारे में, जीनोम के बारे में हम जान सकें। इस टॉपिक को जो हम पढ़े, इससे संबंधित जो है परीक्षा में बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं रहता है, लेकिन इथिकल इश्यूज जो हमने कहा कि फ्यूचर चैलेंजेस, इससे जो है कभी कभी, और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज जो कि इनक्यूरेबल थे पहले, उसके बारे में जो है पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बार बार यह परीक्षा की दृष्टि से भी, और या फिर जो है आपको इस पूरे चैप्टर में आपने जो कुछ भी समझा है उसका एक एप्लीकेशन के रूप में उसको जो है जानना बहुत जरूरी है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से भी, और उसको जो है हम लोग अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे।